morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 8th, Book Civics, Chapter 6, Understanding our Criminal Justice System. Students, in my previous class, I had already started this lesson. That is, I had started with there are 4 key players in criminal justice system. That is police, public prosecutor, defense lawyer and judge. Okay, also I had explained about the role of the police in investigating a crime, right? कि पुलिस का ये काम है, जब भी कोई क्रिमिनल केस उनके पास आता है, पुलिस सबसे पहले एफआईआर लिखते हैं. जो रिपोर्ट लिखाने आता है, एफआईआर लिखी जाती है. देन उसके बाद चार्जशीट बनती है, किसने खून किया है या जो भी क्रिमिनल किसने कब कैसे क्यों किया है, क्या रिलेशन था, वो सारी पहले जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है. चार्ज शीट बनाती है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी काफ़ी सारे एविडेंसेस, प्रूफ, आई विटनेसेस को वो टुगेदर करती है. और जब क्रिमिनल उनके हाथ में आ जाता है तो स्ट्रेट अवे ही और शी इज पुट बिहाइंड द बार्स. उसे पनिशमेंट देना, वेदर ही और शी इज इनोसेंट और गिल्ट, ये काम पुलिस का नहीं है. सिर्फ सारे सबूत इकट्ठा करना और उस बंदे या बंदी को बिहाइंड द बार्स डाल देना. इनोसेंट है कि गिल्टी है, कैसी पनिशमेंट देनी है, शूट आउट करना है, कुछ ये सब पुलिस का काम है ही नहीं. ओनली अप टिल हियर द इन्वेस्टिगेशन बॉक्स. ओके, देन आफ्टर दैट इट गोज, ये जो केस है वो जाता है कोर्ट में और वहां जाके फैसला होता है वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट. और केस में जब सारे एविडेंसेस, प्रूफ सारे दिए जाते हैं, सो पुलिस, जो पर्टिकुलर स्टेशन की पुलिस है, वो भी वहां रहती है. ओके, सो ये जब मैंने एक्सप्लेन किया था yesterday, that is the Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. छोटी छोटी गलतियां भी की हो तब भी पुलिस का कोई हक नहीं है उसे पनिश करने का. ओके, नाउ देखो अभी यहाँ पे एक है डीके बासु गाइडलाइंस. डीके बासु गाइडलाइंस. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक requirements and procedures that the police and the other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. The meaning of detention is, in the context of this chapter, this refers to the act of being kept in illegal custody by the police. मतलब किसी को शक के पर्टिकुलर क्राइम में किसी को शक के बुनियाद में भी पुलिस जेल में डाल सकती है. पर जेल में डालना इसका मतलब नहीं कि वो गुनहगार हो गया. उसे बाद में छोड़ा भी जा सकता है कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं थी. पर शक के बुनियाद में क्रिमिनल केस में पुलिस का पूरा हक है उस बंदे को बिहाइंड द बार्स डालने का, शक के बुनियाद में. दैट इज डिटेंशन.
गलती है नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, उसे छोड़ दिया जाता है अगर उसकी गलती नहीं है तो. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, डिटेंशन या इंटीरोगेशन या किसी से इंक्वायरी करनी. आप वो बंदे को बार बार बुला सकते हो पुलिस स्टेशन में. अगर आपको पता हो ना पुलिस को कि अगर ये बंदे आई विटनेस है तो पुलिस उसे बार बार पुलिस स्टेशन में बुला सकती है. Okay, these are known as the DK Basu guidelines and some of these include. इसे कहा जाता था DK Basu guidelines जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. उसमें क्या इंक्लूड है? The police officials who carry out the arrest or interrogation of any person should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designations. जो पुलिस ऑफिशियल किसी क्राइम के ऊपर कहीं के क्राइम हो गया है, क्रिमिनल केस हुआ है, उस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो पुलिस को एकदम क्लियर, एक्यूरेट और उसकी जो आइडेंटिटी एकदम विजिबल होनी चाहिए. ओके, उसका नेम टैग, उसका डेजिग्नेशन कि वो कौन सी पोस्ट पे है, इंस्पेक्टर है, वाइस इंस्पेक्टर है, क्या है, वो होना चाहिए. मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए. ओके, देन अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. जब आप किसी को अरेस्ट करने जाते हो ना, आप ऐसे ही नहीं किसी के घर के अंदर घुस के पुलिस अरेस्ट, ऐसे नहीं होता है. ओके, आप नॉक करो, आप अंदर जाओ, थोड़ी बहुत पूछताछ करो, फिर उससे कहो कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा. सो द मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट. इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस. एक विटनेस तो होना चाहिए जिसने देखा या सुना हो अपने कान से. हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड. उनको तो विटनेस भी चाहिए, बहुत ठोस सबूत होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए. आप शक के बुनियाद में किसी को जेल में तो डाल सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि फलाने बंदे ने खून किया है या इसने ये किया, ऐसे नहीं बोल सकते आप. शक के बुनियाद में आप किसी को भी जेल के बिहाइंड द बार्स डाल सकते हो. क्रिमिनल केस की बात कर रही हूँ मैं, ओनली क्रिमिनल. ओके, who include a family member of a person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. The person arrested, detained or being interrogated has a right to inform a relative, friend or well-wisher. When a friend or relative lives outside the district, when a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police. पुलिस को फर्स्ट डे से ही पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. क्रिमिनल केस कितने बजे पुलिस स्टेशन में आया था, कितने बजे वो लोग गए, पूरा रिकॉर्ड. कहाँ पे अरेस्ट किया, एड्रेस क्या था, किस पुलिस स्टेशन में उसको लेके गए, पूरा डिटेल में होना चाहिए. क्योंकि क्रिमिनल केस अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं सॉल्व तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, तो पहले से ही पूरा रिटन फॉर्म एकदम क्लैरिटी में होना चाहिए. किस वक्त, टाइम, डे, किस जगह,
स्कूल, हॉस्पिटल, होटल्स, कहाँ पे घर, रेसिडेंट्स, कहाँ पे खून हुआ है या कुछ भी क्रिमिनल हुआ है, कहीं कुछ भी, और मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट। आप किसी को भी अरेस्ट करो सो 8 से 12 घंटे में उसके बारे में सारी मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी पुलिस को हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और अगले दिन प्रोसीजर शुरू कर, नहीं, वो बंदा अगर निर्दोष हो तो वो तो बेकार में 1 रात जेल में बिताएगा। सो नॉट दैट, बट इन 8 to 12 में, और फिर आपको लगे कि नहीं इसकी तो बिल्कुल भी गलती नहीं पुलिस को इतना, तो वो पुलिस उसे छोड़ सकती है। ऐसे नहीं कि उसको जेल में रखे रखे जब तक हाई कोर्ट नहीं होता है। उस बंदे को जिसको शक के बुनियाद पे गिरफ्तार किया है, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाती ताकि जिस बंदे को डिटेंशन यानी शक के बुनियाद में जेल में डाला है उसकी गलती है कि नहीं है। अगर बिल्कुल गलती नहीं है या बाय चांस ही वो उसके घर गया था या बाय चांस ही उसका फ्रेंड निकला या बाय चांस उसने अभी उसको फोन किया था पर उसके पीछे उसकी कोई गलती नहीं है, तो पुलिस उसे जेल से रिहा कर सकती है। सो दैट इज ऑल DK बासु गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस को दी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन और इंटरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। इसे देखो ना टाइटल, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पूरे लॉ के साथ हर एक प्रोसीजर होता है, एक के बाद लॉ के साथ। कोई भी अपनी मनमानी नहीं करता है, पुलिस भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जो वो करती है वो करना है जो वो करेगी, बाकी जो उसके हाथ में नहीं है ही दैट पुलिस डिपार्टमेंट विल लीव दैट इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट आगे कोर्ट के लिए इतना वो छोड़ देते हैं। Next is fundamental rights of the accused. Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights. मतलब इसके अंदर भी आर्टिकल 22 में भी फंडामेंटल राइट्स है। The Constitution and criminal guarantee to every arrested person the following fundamental rights. जो accused है, who is accused? Accused refers to the person who is tried by a court for a crime. Accused कि जिसको शक के बुनियाद पे या पक्के उस पे वो उसे वो जेल में डाल सकते और ये करार दे सकते कि इसने कुछ क्राइम किया है। The accused has the right to be informed at the time of arrest of the offence. मतलब किसी भी एक्यूज को अगर वो ट्राई करते कोर्ट में तो उसे मतलब उसका हक है कि अरेस्ट करने से पहले वो किसी को भी फोन करके पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं या अपने मेंबर से बात कर सकते हैं। देन सेकेंड, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours of arrest. The right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. और मतलब कि मैजिस्ट्रेट जज को बताया जाता है 24 घंटे पहले कि ये केस आने वाला है आपके कोर्ट में। फिर द राइट कि उस बंदे के साथ तब तक कोई भी इल ट्रीटमेंट नहीं करेगा जब तक कोर्ट उसे बाइज्जत बरी या तो फिर उसे सजा नहीं दे देती, तब तक उसे पुलिस स्टेशन में हाथ भी नहीं लगाया जा सकता है बाय द पुलिस ऑल्सो। ये लॉ में लिखा गया है, नो टॉर्चर, नो शूट आउट, नथिंग। अगर ये पुलिस लोग ही सारा काम कर लेंगे तो फिर ये कोर्ट किस लिए है। सो द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अरेस्ट के टाइम पे भी आप सिर्फ हथकड़ी पहन के वैन में बिठा के उसे पुलिस स्टेशन में ऐसे धक्का देना या मारना डंडे से, नो, दैट इज नॉट अलाउड।
confession made by the accused in police custody cannot be used as evidence against the accused. ओके जैसे अक्यूज कन्फेस करे कि मेरी गलती है, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ये नहीं करूँगा, तो ये नहीं कि पुलिस छोड़ देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है. समझ आया? जो गुनहगार है वो आके पुलिस के पैर पड़े, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनहगार हूँ, मैं दोबारा ये, तो ये नहीं कि पुलिस छोड़ देगी, नहीं. वो तो अब फैसला होगा, या आर या पार, जो भी हो. अ बॉय अंडर, बॉय या गर्ल जिन्होंने गुनाह किया, अगर कोई टीनेज एज में, अगर वो 15 इयर्स से छोटे हैं, और विमेन ने कोई ऐसा क्राइम किया है, या किसी लड़के लड़की ने 15 साल से कम उम्र में ऐसा कुछ क्राइम, क्रिमिनल केस किया है, तो मतलब उनको क्वेश्चनिंग करने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं, उनको नहीं बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में. जो माइनर बच्चे हैं या विमेन हैं, अगर कुछ ऐसा है तो उनको, या कुछ क्वेश्चनिंग करने के लिए भी इनको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा. पुलिस वाले घर आके बात कर सकते हैं. ओके मतलब उनको पुलिस स्टेशन में बुला के कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. उनसे गलती भी हुई है तो उनको पुलिस वाले घर आके उनसे क्वेश्चंस करते हैं. दैट इज ऑल्सो रिटन इन लॉ. मेरे यहाँ तो लाइट नहीं जा रही है प्रॉपर. Okay, so that is fundamental rights of the accused. Accused yani who is tried by a court for a crime. Then it is first information report, that is FIR, जो सिर्फ क्रिमिनल केस में लिखी जाती है, सिविल में नहीं. An FIR is necessary for the police to beginning, वो beginning है इन्वेस्टिगेशन का, सबसे पहला पार्ट. हाँ बोलिए, FIR लिखना है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी शादी हुई है कि नहीं, आपकी मदर का नाम, शादी हुई तो आपकी बीवी का नाम, बच्चों का नाम, वो सबसे पहली कार्रवाई है. For the police to begin their investigation into a crime. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person informs about a cognizable offense. जब भी कोई पर्सन पुलिस स्टेशन आता है किसी की कंप्लेंट लेके, मैं क्रिमिनल की बात कर रही हूँ, ओनली क्रिमिनल केस में, तो सबसे पहला है कि पुलिस वाले को FIR लिखनी पड़ेगी. This information can be given to the police either orally or in writing. That is वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, even orally. One can register his or her FIR. सबसे पहले तो FIR में क्या लिखा जाता है? डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस. मतलब ओके, देन डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस. जैसे किसी घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो पुलिस आस पड़ोस वालों को भी पूछती है ना, तो आस पड़ोस वाले बोलते हैं ना कि हाँ हमने तो कई बार इनके घर में बहुत लड़ाई की आवाज़ सुनी है, कई बार मारने, एक दूसरे को मारने की भी आवाज़ सुनी है. तो दैट इज ऑल कि डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस एंड इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स. पुलिस नेबर से भी पूछताछ करती है ना कि ये घर कैसा है, ये घर में कौन आता है जाता है. तो नेबर्स जो रहते हैं उनको तो पता ही होता है ना ज़्यादातर अपने नेबर के बारे में. In case the identity of the accused persons and witnesses is known, that is also mentioned in the FIR.
जैसे किसी ने उसका पोस्टर के साथ मैंने उसको देखा, वो ये कलर, उसका गोरा रंग है, चश्मा पहनता है, उसके थोड़े से भूरे बाल है, शॉर्ट हाइट है, पतला है, मोटा है। नहीं, हम लोग किसी का, आप देखते हो ना फिल्म्स वगैरह, कैसे हम लोग किसी का स्ट्रक्चर देते हैं, वो बंदा कैसा है। और जब वो बोलता है तो एक ड्राइंग मास्टर भी होता है, पता है, ड्राइंग, जो ड्राइंग करके पुलिस को बता सकते हैं कि देखो ये तकरीबन ऐसा आदमी होगा। ओके, सो मतलब उस बुनियाद पे भी इन्वेस्टिगेशन है। In case the identity of the accused persons and witnesses is known, that is also mentioned in the FIR. The FIR states the name and address of the complaint. There is a prescribed form in which the police registers an FIR and it is signed by the complainant. FIR जो जिसका लिखता है, जो सामने बैठ के पुलिस समझो सामने बैठी FIR लिखा रहा है, तब जब पूरा लिखा जाए तो बाद में मैंने जो FIR लिखा है, मतलब मैं जो पुलिस स्टेशन आई हूँ, तो लास्ट में मेरा साइन होना चाहिए कंप्लेंटेंट, मतलब मैंने कंप्लेन की है। The complainant has the legal right, और वो बोल सकते हैं कि मैं इसका जेरोक्स करवा के फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। और ये जो कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन दिखाता है, उसको पूरा हक है पुलिस को बोलने का कि मुझे इसका एक प्रिंट आउट दो या इसका एक जेरोक्स दो। फुल राइट जो कंप्लेन लिखाने आया है, दैट इज FIR। ओके, सो इसलिए ये लेसन पूरा वही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है। पूरे प्लान से जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स ले डाउन की है, सभी को फॉलो करना है। कोई भी अपनी मर्जी नहीं करेगा। जो जिसका जहां तक रोल है वो निभा के बाद में हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इलीगली वैसे कोई भी प्रोसीजर नहीं है, इट मूव स्मूथली और इन अ लीगली वे। तो फंडामेंटल राइट्स जो एक्यूज को दिए जाते हैं, फिर FIR में भी फंडामेंटल राइट्स है कि अगर उसकी जो FIR लिखा गया है, सो उसका पूरा टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक शांति का केस है, शांति केस। शांति डिड गेट अ फेयर ट्रायल। Shanti was given a copy of the charge sheet and all other evidences that the prosecution presented against her. Shanti was charged with the offence of theft. उसको उसके ऊपर चोरी का इल्जाम था and was defined as a crime in the law. The trial was held in an open court. और जो शांति है उसको पब्लिक व्यू में मतलब हाई कोर्ट लेके जाया गया। The brother could not attend the court hearings. शांति लॉयर वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द, नहीं क्रॉस एग्जामिन होता है ना, कटेरे में खड़ा करते हैं, वो उससे पूछता है, वो राइवल वाले से पूछता है और वो उससे पूछता है, सो ऐसे क्रॉस होता है। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. The judge decided the matter only on the basis of the evidence. क्या प्रूफ है, किसने देखा है, क्या पता ये जो पैसे हैं वो चोरी के हैं कि कुछ है, प्रूफ है, कुछ एविडेंस है, कुछ आई विटनेस है, कोई पिक्चर है, किसी ने कोई पिक ली है, नहीं। सो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। The evidence showed that some young men and now Shanti was the thief. Young men and not Shanti, मतलब कि शांति नहीं कोई और थीफ था। In Shanti's case, justice was finally done to her because she was giving a fair trial. देखो कितना मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितना है
कि कैसे मतलब बहुत ही एकदम एविडेंस प्रूफ ठोस चाहिए है, जज को लगे हाँ तब हाँ, अदरवाइज नहीं होता तो शांति को पनिशमेंट दे जाती थी ना, जबकि शांति चोर नहीं थी। ओके, सो दैट इज है कि बहुत कुछ होता है सो अवल तो वी शुड, ये सब कुछ हमें करना ही नहीं है, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, so with this tomorrow I will continue this lesson from the topic role of the public prosecutor. Role of the public prosecutor. Okay, and please students submit your subject enrichment activity by today, please everyone. अभी तक 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही लड़की ने दिया है, बाकी सबको मैं 0 दे दूंगी आउट ऑफ 10। टुडे इज द लास्ट डे, आप रात तक मुझे सबमिट कर सकते हो। अगर ईमेल का नहीं आपसे हो रहा है तो यू कैन सेंड मी ऑन इन माय पर्सनल व्हाट्सएप, यू कैन सेंड मी इन माय पर्सनल व्हाट्सएप एवरीवन। प्लीज बी फास्ट एंड सेंड बाय इवनिंग। ओके, and with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.